हमने यहाँ तक कर लिया था मार्शल लॉ, इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं जुडिशरी की। अगर कल का किसी का कोई सवाल हो, कोई ऐसी चीज जो छूट गई हो, बता सकता है। सर मैंने सर ये ऐसा भी होता है कि जहाँ किसी स्टेट के लेजिस्लेटिव स्टेट में के जैसे 2 पार्लियामेंट है, वहाँ एक का नाम लेजिस्लेटिव काउंसिल और दूसरे का नाम लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, लेकिन जहाँ केवल एक होता है वहाँ उसका नाम लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। ऐसा भी है क्या? ऐसा ही है। देखो, जो हमारा प्राइमरी हाउस है, 2 हाउसेस का सिस्टम है। जैसे अगर यूनियन में बात करें, केंद्र की बात करते हैं, तो 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये बेसिक आइडिया है लेजिस्लेचर के अंदर में। अब लोकसभा किसको रिप्रेजेंट करती है? लोकसभा इन दोनों हाउसेज में से कौन सा इंपॉर्टेंट हाउस है? छोड़ दो, ये बता दो। सर लोकसभा। लोअर हाउस। क्यों क्यों लोकसभा महत्वपूर्ण है? सर क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं लोगों के। ठीक है, तो अगर डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो महत्व लोकसभा का ज्यादा है। ठीक है, जहाँ डायरेक्टली चुने हुए लोग आते हैं। परंतु इस दोहरे सदन का, 2 सदन होने का, 2 हाउस होने का जो सिस्टम है, कि भारत में जैसे 1919 में यूनियन गवर्नमेंट के केसेस में आया कि 1919 के एक्ट ने दिया, और पहला 1921 में। और इसकी एक विशेष परिस्थितियों में भी राज्यसभा, या उस समय काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते थे इसको, तो ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स का जन्म लेने का क्या कारण रहा होगा 1921 में? कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र थे, ऐसे बहुत सारे एरियाज थे जहां से चुने हुए लोग नहीं आते थे, जहां चुनाव नहीं किया जाता था, क्योंकि वो मूलतः ब्रिटिश इंडिया का मेन पार्ट नहीं था, जबकि मतलब अलाइड्स थे वो उसके, भारत में ही थे वो क्षेत्र। जैसे जो राजघराने थे, रियासतें थी, उनके लोगों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। तो उस प्रतिनिधित्व के लिए वहां पर इलेक्शन भी नहीं कराए जा सकते थे, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया का वहां दखल देना, ये उन्होंने 1858 के बाद एक नीति बना ली थी कि हम रियासतों में दखल नहीं देंगे, वहां के कामकाज में, वहां जो हो रहा है होने देंगे, वहां का राजा है वो अपने आप देखेगा। तो वहां पर उनका प्रतिनिधित्व फिर भी भारत में यूनियन में होना आवश्यक था। तो इसलिए उनसे कहा गया कि भाई आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजो, और वहां से हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट का एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। इसके अलावा ये राज्यसभा का महत्व है क्या? राज्यसभा का महत्व क्या है आज के समय में? अगर मैं बात पूछूं आपसे, तो आपके विचार से क्या महत्व है राज्यसभा का? राज्यसभा स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन करती है पार्लियामेंट में। राज्यसभा स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन करती है, ओके। तो लोकसभा भी तो करते हैं, मतलब लोकसभा में भी लोग राज्यों से आते हैं। ऐसे ऐसे कहें तो केवल 20 सदस्य हैं शायद जो यूनियन टेरिटरी से आते हैं, बाकी सभी तो आते ही हैं। तो फिर अलग से राज्यसभा की जरूरत क्या है? सर कोई भी जैसे बिल होता है तो उसमें वो लोग अपना रिकमेंडेशन देके उसको वो करवाते हैं, मतलब स्क्रूटिनाइज करते हैं कि वो गलत है सही है। हाँ, बेसिकली आइडिया ये ज्यादा
वो है, मतलब है तो राज्यों का, इसीलिए उसको रखा भी गया है कि राज्यों के हितों का भी अलग तरीके से ध्यान रखा जाना चाहिए। परंतु मेन आइडिया ये है कि देयर शुड बी अ चेक सिस्टम, एक दूसरा चेक सिस्टम है। अगर मान लीजिए लोकसभा एरोगेंट है, लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड लोग थोड़े से मतलब एरोगेंट है और अपने उसमें है, तो कहे कि जी हम तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो हमें किसी से सुनने की जरूरत नहीं है। तो एक नेचुरल चेक के तौर पर भी राज्यसभा काम करती है कि कोई भी बिल है वो लोकसभा ने जल्दीबाजी में पास कर दिया, लोकसभा में जो बहुमत वाला दल है उसने पास करा दिया, तो राज्यसभा एक ऑटोमेटिक सिस्टम पास कर रही है जिसे बड़ी बड़ी पार्टियों को भी, और हमारे समय में, आज के समय में जो प्रेजेंट रिजीम है उसको भी ये समस्या का सामना करना पड़ता है, करना पड़ा। अब तो खैर शायद नहीं है, पर राज्यसभा में वो माइनॉरिटी में थे, तो जिसके कारण उनको ये पता है कि अगर हमारा बिल लोकसभा से पास हो भी गया तो भी राज्यसभा से पास होने में दिक्कत होगी, और अगर वो पास नहीं होगा तो उनके पास क्या रास्ता है। अगर मान लीजिए जो रिजीम है, आज की सरकार, आज का सिस्टम है, आज के जो विधायिका लोकपाल क्या बोलते कार्यपालिका जो है वो ये महसूस करती है कि हमें ये कानून बनाना है, और लोकसभा में तो हमारे पास बहुमत है, राज्यसभा में नहीं है, तो कैसे वो बिल बनेगा। सर वो बिल नहीं बन पाएगा फिर तो। नहीं, या तो बिल बनेगा नहीं, या उनको सबको जॉइंट साथ सीटिंग लेके, नहीं जॉइंट सीटिंग तो रेयर केसेस में की जाती है, पर उससे ज्यादा जरूरी हो जाता है उनको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, आपको सबको कन्विंस करना पड़ेगा। जैसे माइनॉरिटी गवर्नमेंट का अपना कुछ फायदा भी होता है, मेजॉरिटी गवर्नमेंट की नुकसान क्या हो सकते हैं। जो दल, किसी दल के पास अगर बहुत से विधायक उसी के पास है या एमपी उसी के पास है, तो वो अच्छी सिचुएशन है, या माइनॉरिटी गवर्नमेंट अच्छी सिचुएशन है कि उसके पास खुद के पास बहुमत नहीं है और वो इधर उधर से जोड़ तोड़ के सरकार चला रहे हैं, तो इनमें से कौन सी स्थिति बेहतर होती है। तो इनमें माइनॉरिटी गवर्नमेंट रिलेटिवली बेटर है, क्योंकि माइनॉरिटी गवर्नमेंट सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करती है और कोई भी ऐसा एक्शन करने से परहेज करेगी जो थोड़ा सा एक्सट्रीम हो, जो गलत हो। जबकि मेजॉरिटी गवर्नमेंट अगर किसी सरकार के पास मान लीजिए 550 में से 350 400 सीट है, जिसके पास 400 सीट है उसको किसी से बात करने की जरूरत ही नहीं है। जो 100-150 अलग एमपीज हैं वो जो भी कहें कहते रहे, हमें उससे कोई परवाह नहीं है, और वो लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है। तो ये एक आइडिया है, एक बेसिक काम है। तो जब हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो वहां भी यही सिस्टम लागू होता है। जो स्टेट लेजिस्लेचर में जो नॉमेनक्लेचर है वो है लेजिस्लेटिव असेंबली, या हिंदी में हम बोलते हैं विधान सभा। तो महत्वपूर्ण कौन सा है, और दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। इन दोनों से कौन सी महत्वपूर्ण है। सर विधानसभा। विधानसभा, इसमें डायरेक्टली चुने हुए लोग आते हैं, ठीक है, इसमें भी आते हैं चुने हुए लोग, पर यहाँ पर चुने हुए लोग कुछ विशेष वर्गों से आते हैं, जैसे टीचर्स हो सकते हैं, ग्रेजुएट्स हो सकते हैं, जो म्यूनिसिपैलिटीज के लोग हैं, ठीक है, जो क्या बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटी में हिंदी में, हमारी जो छोटी लोकल बॉडीज हैं उनके नगर लोग, पालिका। हाँ, तो वो लोग हैं। तो ये लोगों का भी एक बॉडी है, और विधान परिषद के पास विशेष शक्तियां नहीं है। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के कंपैरिजन में देखोगे तो विधान परिषद के पास शक्तियां भी काफी कम है, परंतु उसके बावजूद भी इसको बनाया जाता है ताकि ये एक तरीके का सॉर्ट ऑफ चेक के तौर पर काम करे लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर, कि यदि लेजिस्लेटिव असेंबली कुछ ऐसा करती है तो उसको बदलने की ये क्षमता रखती है।
तो और हमारे सभी राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबली है भी नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल है भी नहीं। 7 या 8 राज्यों में ही सर 6 स्टेट में है शायद। 6 स्टेट में है। यस सर। इतने स्टेट में ही केवल 6 राज्यों में ही, प्रियंका के अनुसार केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो विधान परिषद एक नेसेसरी वो नहीं है, परंतु एक एडजुवेंट, एक ऐसा हिस्सा है जो उसको और मजबूत कर सकता है, लोकतंत्र को और मजबूत कर सकता है। तो यहाँ इसी का यही आइडिया है, तो इसीलिए विधान परिषद को इस तरीके से रखा गया है। ठीक है प्रियंका? यस सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे देश के जुडिशरी की। और जुडिशरी में हमारा जो तीसरा हमारा जो सरकार है या हमारा जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, उसका तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा। अब तक हमने 3 हिस्सों की बात की, एग्जीक्यूटिव की, लेजिस्लेटिव की और जुडिशरी। तो ये तीनों मिलकर, उनके ऊपर एक राष्ट्रपति भी है, ये तीनों मिलकर बनाते हैं हमारी सरकार या डेमोक्रेसी। तो सुप्रीम कोर्ट जो है, इनके संबंध में पार्ट 5 में यूनियन के जितने हिस्से हैं उनके बारे में चैप्टर वाइज ब्रेकअप में सभी जितने उनके कॉन्स्टिट्यूटिंग बॉडीज हैं उनके बारे में चीजें दी गई हैं। और इनके लिए हमें आर्टिकल 124 से लेके 147 तक देखने होंगे। मैंने आप लोगों को जो आर्टिकल की लिस्ट बनवाई थी वो आपसे सभी से निवेदन है कि वो आप रेगुलर बेसिस पे बार बार निरंतर से देखते रहें। आर्टिकल 124 से लेके 147 तक हमारे सुप्रीम कोर्ट के संबंधित प्रावधान यहाँ पर मौजूद है, आर्टिकल 124 से 147 तक। शुरुआत में जो चीफ जस्टिस भारत के अंदर में एक चीफ जस्टिस और 7 न्यायाधीश हुआ करते थे, और अब 2019 तक उनकी नंबर्स बढ़ते बढ़ते 34 जज और 1 चीफ जस्टिस हो गए हैं। हमारे संसद के पास ये शक्ति है कि वो न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकता है जैसी आवश्यकता हो। हमारे जो न्यायाधीशों का अपॉइंटमेंट होता है, उनको बनाया जाता है, उन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा, चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया जाता है आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज डीम नेसेसरी। किसको जज बनाया जाना है, ये जज बनाने का प्रोसेस क्या है? ये जज बनाए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा आफ्टर कंसल्टेशन विद सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। बाकी जो जज होते हैं, ठीक है, जो न्यायाधीश के अलावा, चीफ जस्टिस के अलावा जो बाकी जज होते हैं, उनको चीफ जस्टिस और अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के द्वारा अब बनाया जाता है, उनके कंसल्टेशन से बनाया जाता है। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम। इस सिस्टम को जो भारत में जजेज को बनाए जाने का सिस्टम कॉलेजियम सिस्टम कहलाता है। तो हम किस प्रकार से काम करेंगे, और जो ये कंसल्टेशन है ये ऑब्लिगेटरी है। जो अपॉइंटमेंट के केस में चीफ जस्टिस के अलावा बाकी उसके केस में जो चीफ जस्टिस के साथ कंसल्ट करना,
वो ऑब्लिगेटरी है, मतलब आवश्यक है। कॉलेजियम सिस्टम का मतलब ये है कि भारत में जो जज चुने जाते हैं, वो जो जज बनाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, उनको एक सुप्रीम कोर्ट का एक कॉलेजियम है, एक कॉलेज है, एक ग्रुप है, ठीक है, वो उनको बताता है कि आप इन लोगों में से किसी को जज बनाइए, इन लोगों को जज बनाइए, तो उन्हीं लोगों को जज बनाया जाता है। ये सिस्टम कहलाता है कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम पर हम बाद में बात करेंगे, पहले इस सुप्रीम कोर्ट के जुडिशरी के प्रोसेस को समझ लेते हैं, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम एक थोड़ा सा ऐसा विषय है जिसके ऊपर काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? सबसे पहला, वो कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। नंबर एक, यदि वो भारत का नागरिक हो, उसने कम से कम 5 साल तक हाई कोर्ट में या 2 ऐसे कोर्ट्स में लगातार, मतलब सक्सेशन में, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में या एक से ज्यादा हाई कोर्ट्स में एज अ जज काम किया हो, या अगर वो जज नहीं है तो उसे 10 साल हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो, या 10 साल से ज्यादा हाई कोर्ट्स में एडवोकेट रहा हो, या वो प्रेसिडेंट की नजर में एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो, ठीक है, एक जूरिस्ट का मतलब जिसको न्याय की समझ होती है, ठीक है, न्यायविद हो हिंदी में अगर से बोले। तो ये बेसिक क्वालिफिकेशन है कि नंबर एक, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, और किसी हाई कोर्ट में या तो 5 साल उसको जज होना चाहिए, या 10 साल वहां पर वकालत करने का अनुभव होना चाहिए, या वो एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए प्रेसिडेंट की नजर में। इसके बाद 65 साल तक ये जो जज बनाए जाएंगे वो काम कर सकते हैं, अपने ऑफिस में रह सकते हैं। इससे पहले वो चाहे तो अपना वो दे सकते हैं इस्तीफा, अगर वो आवश्यक समझे। जब वो रिटायर हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, तो वो किसी कोर्ट में लीगल प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, और किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंडर वो प्लीड नहीं कर सकते हैं। ये कुछ एक प्रावधान रखा गया है जिससे कि हमारे जज अपना फैसला बिना निष्पक्ष रूप से कर सकें, क्योंकि अगर वो लीगल प्रैक्टिस कर सकेंगे तो क्या होगा, या किसी गवर्नमेंट के उसके अंदर वो काम कर सकते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, ये करना क्यों बंद किया गया उनके लिए, जजेस के लिए? सर क्योंकि वो फिर बायस हो जाएंगे किसी एक की तरफ। ठीक, तो गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत सारे केस जैसे हम देखते हैं गवर्नमेंट के ही होते हैं, तो हो सकता है वो गवर्नमेंट की तरफ फैसले लेने के लिए कि गवर्नमेंट उनको कोई काम देगी, कोई मौका मिलेगा, उनको कोई पद मिल जाएगा, तो उसके लिए वो बायस हो जाएंगे। उस बायस को रोकने के लिए किया गया है कि रिटायरमेंट के बाद वो किसी कोर्ट में लीगल प्रैक्टिस नहीं करेंगे। रिमूवल ऑफ एससी जज, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया कैसे जाएगा? तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको आर्टिकल 124(4) के अंतर्गत, जिसके तहत जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 बनाया गया, जजेस इंक्वायरी एक्ट, तो उसके तहत ही इनको हटाया जा सकता है। जजेस को केवल उनके प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के लिए ही हटाया जा सकता है। उनको केवल इस आधार पर हटाया जा सकता है कि उनका व्यवहार सही नहीं है, मिसबिहेवियर है, या लैक ऑफ कैपेसिटी है, किसी भी कारण से
कोई जज अपना काम सही से करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ही केवल उनको हटाया जाना जा सकता है। और जब ये साबित हो जाए, ऐसा करने के लिए एक मोशन, एक प्रस्ताव लाया जाएगा हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में लाया जा सकता है ये प्रस्ताव। ऐसे प्रस्ताव को कम से कम 100 लोग द्वारा, ठीक है, साइन किया जाना चाहिए। और अगर लोकसभा में प्रस्तुत किया जा रहा है, लोकसभा में 100 लोगों द्वारा और राज्यसभा में 50 लोगों द्वारा साइन किया जाना चाहिए, तभी उसे मूव किया जाएगा। इसके बाद स्पीकर या चेयरमैन, जो भी जैसा भी हो, वो चाहें तो उस मोशन को एडमिट करें या रिफ्यूज भी कर सकते हैं। अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है, एडमिट हो जाता है ऐसा मोशन, तो एक कमिटी बनाई जाएगी जिसके अंदर चीफ जस्टिस और एक जज या एक जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, मतलब या तो डायरेक्टली चीफ जस्टिस ही उसको हेड करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या चीफ जस्टिस या कोई और सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट। उसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे उसमें, और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट टू इन्वेस्टिगेट द चार्ज ऑन जज। तो जिस भी जज की जांच की जानी है, तो सुप्रीम कोर्ट के या तो चीफ जस्टिस या कोई और सीनियर जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, ये सब उस कमेटी के सदस्य होंगे। ये कमेटी हाउस में अपनी रिपोर्ट रखेगी। जिस हाउस में ऐसा प्रस्ताव पास हुआ है, उसके समक्ष अपनी रिपोर्ट रखेगी। उसकी रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट हो, वो बाध्यकारी नहीं है। जो हमारा हाउस है उसके ऊपर बाध्यकारी नहीं है। अगर ये मोशन, ठीक है, कंसीडर किया जाता है तो इसे 2/3 बहुमत से पास किया जाना होगा, स्पेशल मेजॉरिटी से पास किया जाना होगा। यदि ये बिल पास हो जाता है तो ऐसे में ये दूसरे हाउस में वापस कंसीडरेशन के लिए भेजा जाएगा, और उस हाउस में भी इसे स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना होगा। दोनों हाउसेस से अलग अलग 2/3 बहुमत इसको चाहिए होगा। इसे ज्वाइंट सिटिंग के द्वारा नहीं पास किया जा सकता। और अगर दोनों हाउस इसे स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर देते हैं, तब फिर ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा और वो उसको रिमूव करने का आदेश देंगे। तो ये जो प्रक्रिया है, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए चलाई जाती है। इस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जाता है। तो बड़ी जटिल प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाए जाने की। तो इसका उद्देश्य यही है कि यदि कोई जज बन जाता है तो वो निष्पक्ष तरीके से अपना काम कर सके। अब अगली बात आती है पावर एंड जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की क्या शक्तियां होती हैं और उसका जुडिक्शन क्या क्या होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का अपना ओरिजिनल जुडिक्शन है, एपेलेट जुडिक्शन है, रिट जुडिक्शन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स है सुप्रीम कोर्ट के पावर टू रिव्यू इट्स ओन ऑर्डर, अपने खुद के पास किए गए आदेशों को यही रिव्यू कर सकता है और कोई रिव्यू नहीं कर सकता। लॉ डिक्लेयर्ड बाय, और कोई भी कानून जो भी यहाँ पर आदेश पारित किया जाता है, जो कानून बन जाता है, अगर कोई आदेश पारित हुआ है तो वो एक कानून की शक्ल ले लेता है। इसके अलावा रूल मेकिंग पावर है, एडवाइजरी जुडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की सलाह देने की, और कंटेम्प्ट पावर है। तो ये कुछ हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास शक्तियां हैं। तो एक एक करके इन पर चर्चा कर लेते हैं। ओरिजिनल जुडिक्शन,
ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का क्या मतलब होता है, कि बता सकता है? कोई क्या बता सकता है कि ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या होता है? हेलो। हाँ सर। ऐसा हो सकता है कि कोई भी डिसीजन हो तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ही मान्य होगा, ऐसा कुछ। ना, जो हर कोर्ट होता है, हर कोर्ट का ना अपना अस्तित्व एक विशेष कारण से होता है। जो कोर्ट होता है, कोर्ट क्यों बनाया जाता है? कोई सर भी जुरिस्डिक्शन के नहीं, कोई भी केसेस कोर्ट आते हैं सर। किस लिए बनाया जाता है? शाबाश। क्या क्या काम क्या होता है कोर्ट का? मेन मेन काम क्या है, मूल काम है क्या, वो करता क्या है? सर किसी केस को हैंडल करना, केस को लेके, जस्टिस के लिए। डिस्प्यूट को, ठीक है, कभी कोई विवाद हो जाता है क्योंकि दो व्यक्तियों में विवाद है। केस का मतलब क्या होता है? केस का मतलब विवाद होता है, दो पक्ष है, दो पक्ष अपनी अपनी बात कह रहे हैं। हम सड़क पर देखते हैं, घर में देखते हैं, बाहर देखते हैं, बहुत बार लोगों में आपसी विवाद होते रहते हैं कि भाई ये चीज ऐसी होनी चाहिए, वो चीज वैसी होनी चाहिए। एक पक्ष कहता है कि नहीं ऐसी नहीं होनी चाहिए, एक पक्ष कहता है ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे में हमें क्या लगता है, अब ये स्थिति क्या हो गई? ये स्थिति विवाद की स्थिति बोलते हैं। ऐसे में जब दो पक्ष अलग अलग बात पर अपने अड़े रहते हैं तो ये विवाद होता है। अब ऐसे विवाद के समय में क्या किया जाना चाहिए? सर किसी का जजमेंट रिक्वायर्ड होगा कि मतलब कौन सही है कौन गलत। अगर हमें विवाद हो तो हमें विवाद, क्योंकि दोनों पक्ष बायज हैं, तो वो दोनों पक्ष सही चीज देखने में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि दोनों का अपना अपना हित जुड़ा हुआ है। कोई भी विवाद हो, एक जमीन है, कोई चीज है, तो कोई उस पर दावा कर रहा है कि ये मेरी है, वो मेरी है, तो दोनों दोनों लोग एक ही चीज पर बोल रहे हैं कि ये चीज मेरी है। तो नंबर एक, तो दोनों पक्ष अपने अपने पक्ष में पैशनेट हैं, बाइज्ड हैं, तो इस बात का सही फैसला होना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। और तीसरा, किसी को उनके ऊपर एक डिसीजन लेना होगा, फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तो सही हो नहीं सकते, कोई एक ही सही होगा। तो दोनों में से कौन सही है उसको तय करने का काम होना चाहिए। अब हमने न्याय का एक सिस्टम देखा, ढूंढा, जब इंसान सिविलाइज हुआ कि हमें न्याय की आवश्यकता होती है। विवाद के केस में जब दो लोगों में विवाद हो जाए तो हमें न्याय की आवश्यकता पड़ती है। न्याय करने वाला व्यक्ति कौन होना चाहिए? जो कि अनबायस्ड हो, जिसका कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, दोनों पक्षों में से किसी के साथ ये से जुड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ये किसी से भी जुड़ा होगा तो ये सही फैसला नहीं दे पाएगा। उसको नॉलेजेबल होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, कानून की, न्याय की समझ होनी चाहिए, तभी तो वो फैसला दे पाएगा। हर व्यक्ति तो नहीं दे सकता। उसे न्याय की समझ होनी चाहिए कि क्या न्याय होता क्या है, न्याय क्यों जरूरी है। हाँ, तो हमारे संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो संविधान आना चाहिए, न्याय की समझ होनी चाहिए, वो एक न्यूट्रल व्यक्ति होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए और सबके द्वारा एक्सेप्टेबल होना चाहिए। यही काम किया जाता है ना, दोनों पक्ष उसको स्वीकार करने के लिए तैयार भी होने चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। हो सकता है कोई पक्ष कहे कि नहीं नहीं मैं इनकी बात नहीं मानूंगा, ये तो भाई मेरे खिलाफ ही फैसला देंगे,
तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो दोनों पक्षों को एक्सेप्टेबल होने चाहिए। ये हमारे न्याय की एक बेसिक कुछ फंडामेंटल चीज है कि भाई जो हम जिनको जज बनाते हैं, अब हमने जज बनाए, कोर्ट बनाए, अब हम अपने देश में देखते हैं या कहीं भी देखते हैं तो बहुत सारे कोर्ट हैं। कौन कौन से कोर्ट होते हैं? सुप्रीम कोर्ट होता है सबसे ऊपर, फिर हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के नीचे कोर्ट कौन कौन से होते हैं? लोअर कोर्ट के जुडिशियल नाम पता है किसी को? कोऑर्डिनेट कोड, कौन सा कोर्ट? सबऑर्डिनेट कोड होता है सर। सबऑर्डिनेट सर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट सर होता है, म्युनिसिपल कोर्ट भी शायद होता है, जो डिस्ट्रिक्ट में कई टाइप के होते हैं जो। कई तरीके के होते हैं। मुझे भी इनके पूरे नॉमेनक्लेचर की सही जानकारी नहीं है, पर ये कई सारे कोर्ट हैं। अब सभी कोर्ट कर क्या रहे हैं? फिर इतने सारे कोर्ट क्या करते हैं? इतने सारे कोर्ट करते क्या है? ट्राइब्यूनल्स भी हैं हमारे पास, तो इनका काम है क्या सबका? हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जरूरत क्यों है जब हमारे पास ये सारे कोर्ट है? भाई हमारा कोई विवाद होगा तो हम यहाँ जाकर अपनी बात कह सकते हैं कि हमारे साथ ये चीज हो रही है। फिर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जरूरत है क्यों? सर अगर कोई केस है, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, अगर वहाँ से अगर सॉल्व नहीं हो पाता है तो वो हाई कोर्ट, सॉल्व सुप्रीम नहीं हो कोर्ट। पाता, ऐसा कैसे हो सकता है? सॉल्व भाई होने आपके समक्ष का कोई विवाद आएगा, क्या आपके पास ऑप्शन होती है कि नहीं नहीं मैं नहीं विवाद को सुलझा सकता? ऐसी ऑप्शन होती सर है वो क्या? फर्दर अपील करते हैं सर, हाँ जी, वो फर्दर अपील करते हैं हायर। हायर कोर्ट्स इसलिए बनाए जाते हैं कि भाई हो सकता है आप किसी कोर्ट के फैसले से संतुष्ट ना हो, आपको लगेगा कि भाई मेरे साथ अन्याय हुआ। दो पक्ष है, ए पक्ष और बी पक्ष। अब किसी ना किसी को नुकसान होगा और उसको ऐसा लग सकता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरी बात को सही से सुना नहीं गया, मेरी ठीक से पैरवी हो नहीं सकी, मेरे पक्ष में साक्ष्यों को सही तरीके से रखा नहीं गया, मेरे केस में कानून को ठीक से इस्तेमाल नहीं किया गया। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल संभव है ये। तो ऐसे में हमने जो है कुछ ऐसे कोर्ट बनाए जहां उन कोर्ट्स के डिसीजन, क्योंकि इनके डिसीजंस को हमारे जितने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या ये मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स हैं, इनकी सुनवाई कहीं नहीं हो सकती। अगर एक सबऑर्डिनेट कोर्ट में केस चल रहा है, उसे मर्डर की सजा दे दी गई तो सिर्फ मर्डर, फिर वो फांसी की सजा दी गई, उसे फांसी लगेगी, ठीक है, एक्सेप्ट वो राष्ट्रपति से पार्डन मांग सकता है। और ऐसे में अगर वो व्यक्ति को लग रहा है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ने मेरे साथ सही न्याय नहीं किया, तो वो आदमी क्या करेगा? वो अपील कर सकता है, उसके पास ये अधिकार है कि वो उससे बड़े कोर्ट में जाकर, हर एक में नहीं, अपीलेट कोर्ट डिसाइड होते हैं, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी अपील लगा सकता है, अपनी बात कह सकता है कि जी वहाँ कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट के खिलाफ सुनवाई किसी दूसरे कोर्ट में ही हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती, ये ध्यान रखिएगा। अगर हमें लगता है कि हम कोर्ट के फैसले से भी संतुष्ट नहीं है तो कोर्ट के खिलाफ सुनवाई दूसरे कोर्ट में ही होगी। तो यही आइडिया होता है अपेलेट कोर्ट का। अब अपेलेट कोर्ट से पहले एक ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का कॉन्सेप्ट है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का कॉन्सेप्ट इसका बिल्कुल उलट समझिए। क्या हुआ एपेलेट? अब बताइए ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, एपेलेट ज्यूरिडिक्शन का से उल्टा चलिए। अच्छा, इसका मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ। अगर मान लीजिए कोई मर्डर का, बहुत बड़े मर्डर का केस है, जैसे राजीव गांधी के मर्डर का केस है, जो कि प्रधानमंत्री थे, देश के प्रधानमंत्री थे पुराने समय में, उनका मर्डर हो गया, तो उनके मर्डर के केस को सीधा सुप्रीम कोर्ट में चला दिया जाए। क्यों? उनका केस कहाँ चलेगा? कौन से कोर्ट में चलेगा? इन सारे कोर्ट्स में? तो सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। यस सर।
सभी सहमत हैं आर्यन की बात से? राजीव गांधी के मर्डर का केस, क्योंकि वो राष्ट्रपति वो प्रधानमंत्री थे, तो उनके मर्डर का केस सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, इस बात से सभी सहमत हैं? चल भी सकता है, नहीं भी सहमत हैं सभी? अच्छा, हमारे मर्डर का केस कहाँ चलेगा? सर जहाँ क्राइम हुआ है। अगर मान लो एक रिक्शे वाले का मर्डर हो जाए तो इन कौन से कोर्ट्स में चलेगा? सबऑर्डिनेट, मेट्रोपॉलिटन, डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? सर सबऑर्डिनेट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सबऑर्डिनेट। तो अगर राष्ट्रपति का मर्डर हो जाए या प्रधानमंत्री का मर्डर हो जाए तो उसका केस सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, और अगर एक रिक्शे वाले का मर्डर हो जाए तो उसका कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट में चलेगा, करेक्ट? अगर एक डीएम का मर्डर हो जाए तो उसका केस कहाँ चलेगा? हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में या सबऑर्डिनेट कोर्ट में? कोर्ट में ही चलना चाहिए। सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। आप लोगों ने आज पूरा धो दिया। आप लोगों ने सबने ये साबित कर दिया कि मैं आपको एक बात भी समझाने में सफल नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि मेरी सच में क्वालिटी मेरी बहुत पुअर है कि मैं आपको कुछ भी बात नहीं समझा पाया, बहुत बेसिक बात नहीं समझा पाया। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इतनी पुअर भी नहीं है, पर मुझे ये बात भी लगती है कि इतनी खराब नहीं है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष सब लोग समान। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 तो सबने पढ़ा है। आर्यन आप बताओ भाई, आर्टिकल 14 क्या कहता है? शाबाश, बोलो। सर इक्वालिटी बिफोर लॉ। एवरी पर्सन इज सेम। इक्वालिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ। आप लोग क्या बता रहे हो मुझे? राजीव गांधी सुप्रीम कोर्ट, डीएम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और रिक्शे वाला सबऑर्डिनेट कोर्ट, और ज्यादा बेचारा मेरे जैसा कोई गरीब आदमी होगा तो उसके लिए तो शायद कोर्ट भी नहीं होगा। इनका केस चलाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों है? आप लोग यही बता रहे हो मेरे को। तो क्या ये इक्वालिटी ऑफ लॉ है? क्या ये इक्वालिटी ऑफ लॉ है? नो सर। ऐसा कैसे संभव है? मतलब आप लोग तो पॉलिटी में ऐसा ग्रॉस गलती कर रहे हो कि ऐसा कैसे संभव है कि अलग अलग लोगों के लिए सेम, हर इंसान बराबर है संविधान के समक्ष, कानून के समक्ष, राजा हो या रंक, मंत्री हो या सिपाही, कोई भी हो, हर आदमी संविधान के समक्ष बराबर है। ऐसा संभव ही नहीं है। हर आदमी का केस एक ही जगह चलेगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट में केवल। कैसे चलेगा भाई? इक्वालिटी ऑफ लॉ है हमारे देश के अंदर में। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि शक्ल देखकर बात करेंगे, अच्छा भाई कौन आ रहा है, अच्छा बड़े आदमी आ रहे हैं इनको इस वाले कोर्ट में भेज दो, अच्छा ये आदमी आ रहे हैं इनको वहां भेज दो। ऐसा होगा क्या? आपने देखा है कहीं? राजीव गांधी का मर्डर का केस भी उसी सुप्रीम कोर्ट में चला था, सबऑर्डिनेट कोर्ट में, जो भी सीबीआई का कोर्ट था जिसने भी उसकी जांच की थी। तो
वो विशेष कोर्ट है जो सीबीआई पर उनका लेवल वही रहता है। सुप्रीम कोर्ट में नहीं चला राजीव गांधी का केस। राजीव गांधी का केस सुप्रीम कोर्ट तो लास्ट स्टेज में आएगा, जब आप सुप्रीम कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है, फिर आप हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो ये अपीलेट कोर्ट है। कानून की समझ बनाइए भाई, आप लोग ऐसे कैसे कह सकते हो? आप लोग तो गजब कर रहे हो। आज तो आप लोगों ने ये साबित कर दिया कि पढ़ना लिखना, मेरे पढ़ाना लिखना इस साल महीने पूरे साल भर का बिल्कुल जीरो कर दिया आपने आज। इतना बुनियादी सा सवाल और सब लोग आप गलत बता रहे हो। चलो एक आदमी कोई गलत बताता है अब समझ आता है, बट सारे लोग कैसे गलत बता सकते हैं आप लोग? ये अच्छी चीज नहीं, आप लोग थोड़ा सा कंसेप्ट को समझो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, हर एक कोर्ट का अपना एक जुरिडिक्शन होता है, ठीक है। हम किसी भी कोर्ट में हम सीधा कहें कि हम बहुत इंपॉर्टेंट आदमी का केस है तो उसे सुप्रीम कोर्ट ले जाए या हाई कोर्ट ले जाए, नहीं ले जा सकते, क्योंकि हर एक कोर्ट का एक काम होता है, तो इसका एक ओरिजिनल जुरिडिक्शन है और इनका अपीलेट जुरिडिक्शन है। तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब होता है कि कोई भी केस फर्स्ट स्टेज में, जब भी कोई केस आएगा फर्स्ट स्टेज में यहाँ पर सुना जाएगा। तो जैसे जो क्राइम के केसेस होते हैं, जो हमारे क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं, उनके अंदर ही सुने जाएंगे। कोई भी क्राइम हो, बड़े से बड़ा क्राइम हो और जघन्य से जघन्य, अगर 1000 लोगों का भी क्राइम होगा तब भी वो उसी कोर्ट में जाएगा। बड़े से बड़ा वो होगा केस तब भी वो इसी केस में जाएगा, और चाहे बड़े से बड़े आदमी का केस हो तब भी वो सबऑर्डिनेट कोर्ट में, यानी कि जहां उसका ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, उस ओरिजिनल जुरिडिक्शन वाले कोर्ट में ही जा सकता है, उसके अलावा कहीं और नहीं जा सकता, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। तो पहला अदालत जो होगा वो यही अदालत होगी, और ऐसी इसको पहली अदालत को ही हम ओरिजिनल जुरिडिक्शन बोलते हैं, जिसका मूल अधिकार है, जिस कोर्ट का मूल अधिकार है, उस कोर्ट के मूल अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। उस कोर्ट को वहां पर और वहीं पर सुना जाएगा और कहीं नहीं सुना जाएगा। ऐसा नहीं कि हमारा जहां मन करेगा हम उस कोर्ट में ले जाएं और केस को वहां सुनवाएं, ऐसा नहीं होता है। कोर्ट को हमें उसी केस को उसी जगह चलाना पड़ता है जहां उसका मूल अधिकार। अब जब मूल अधिकार के बाद, ओरिजिनल जुरिडिक्शन के बाद, अगर मान लीजिए आप सहमत नहीं है, आप किसी का भी व्यक्ति का केस हो, चाहे राजीव गांधी हो चाहे रिक्शे वाला हो, ठीक, अगर उसका केस होगा और आप उसके फैसले से सहमत नहीं है, दोनों में से कोई भी पक्ष, और उनमें से एक पक्ष हमेशा स्टेट रहता है। क्राइम, जो क्राइम होते हैं, क्राइम्स आर अगेंस्ट स्टेट, सरकार के खिलाफ, इसीलिए हमेशा उसमें स्टेट जरूर रहेगा, स्टेट मौजूद रहता है। जितने क्रिमिनल केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस में एक पक्ष हमेशा स्टेट, यानी कि या तो यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, उसमें एक पक्ष रहेगी, और दूसरा पक्ष कोई भी प्राइवेट व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, जिसके ऊपर वो अपराध हो, और जिसके खिलाफ जो अपराध होता है वो विक्टिम रहता है, और उसके वो उस केस के अंदर में विटनेस की हैसियत रखता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी के खिलाफ केस, किसी का मर्डर हुआ, तो वो मर्डर हुआ या उसको चोट पहुंचाई गई, तो वो जो व्यक्ति होगा वो व्यक्ति एक विटनेस का काम करेगा। उसमें जो दो पक्ष होंगे, एक पक्ष होगा गवर्नमेंट और दूसरा पक्ष होगा वो व्यक्ति जिसके खिलाफ अब एक्यूज्ड, तो एक्यूज्ड अपना केस खुद लड़ेगा, पर जो दूसरा पक्ष है उसका केस सरकार लड़ेगी, और वो व्यक्ति एज अ विटनेस काम करेगा, ठीक है। विटनेस को क्या बोलते हैं हम? विटनेस को क्या बोलते हैं यार? गवाह। गवाह। वो जो जिसके खिलाफ वो अपराध हुआ है वो गवाह की हैसियत से काम करता है। तो ये जो क्राइम होंगे उनके ओरिजिनल जुरिडिक्शन उनके एक स्पेसिफिक कोर्ट में होती है हर क्राइम की,
और उसके बाद अगर हम उस फैसले से संतुष्ट नहीं हो, कोई भी पक्ष हो सकता है फैसले से संतुष्ट ना हो सकता है स्टेट ही संतुष्ट ना हो, सरकार को लगे कि नहीं यार हमारा केस सही से सुना नहीं गया, या हो सकता है कि वो व्यक्ति जो एक्यूज्ड है वो संतुष्ट ना हो। जो भी विपक्ष संतुष्ट नहीं होगा वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, क्योंकि ये जो है उस केस में अपेलेट कोर्ट होते हैं, अपील वाले कोर्ट, जहां हम अपील लगा सकते हैं, एपेलेट कोर्ट बोलते हैं, एपेलेट कोर्ट। तो ये अपील वाले कोर्ट है, यहाँ केवल इनकी अपील लगाई जा सकती है कि जब वहां पर हमारा एक केस चला, हमारी जज साहब ने ठीक से सुनवाई नहीं की, हम जज साहब की शिकायत दुनिया में कहीं और नहीं कर सकते, हम सबऑर्डिनेट कोर्ट की किसी भी कोर्ट की शिकायत कहीं और नहीं कर सकते, केवल अपीलेट कोर्ट में जाकर अपनी बात कह सकते हैं कि हमारे साथ ये चीज सही नहीं हुई है, और अगर अपीलेट कोर्ट को सही लगेगा तो वो हमारे केस को सुन सकता है। अब जो अपीलेट कोर्ट होता है वो ऐसे भी नॉर्मली ऐसे होता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, पर ये कोई आवश्यक नहीं होता, आप डायरेक्टली सुप्रीम सबऑर्डिनेट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। पर अगर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो उसमें एक खतरा रहता है कि आप बीच में एक अपील की स्टेज को मिस कर देंगे, तो हो सकता है अगर आपके पक्ष में फैसला ना आए और आपका सुप्रीम कोर्ट जाना आप ही के ऊपर भारी पड़ जाए, या सुप्रीम कोर्ट कह दे कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। तो ये है हमारा ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का कंसेप्ट। हर जो अदालत होती है उस अदालत की एक ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, मतलब अदालतों की अपनी एक ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होती है, और बाकी केस उनके बाकी उनके अन्य काम हो सकते हैं। अब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो हाईएस्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादातर जो केसेस हैं वो अपील के ही होते हैं, क्योंकि उसका काम, वो सब सर्वोच्च न्यायालय है, वो पिक्चर में तब आता है जब सब लोग फेल हो जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्यतः काम हमें ऐसा लग सकता है कि उसका काम केवल अपील का है, परंतु कुछ परिस्थितियों में उसके पास ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, यानी कि इस तरीके के कोई भी विवाद अगर होंगे तो वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ही रखे जाएंगे, वो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। हम हाई कोर्ट में नहीं जा सकते इन विवादों के लिए, नीचे के कोर्ट में नहीं जा सकते, ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, जहां पर उनको मतलब वो फर्स्ट स्टेज में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट काम करेगा। नॉर्मली ज्यादातर केस सुप्रीम कोर्ट में अपील के होते हैं, क्योंकि बीइंग अ हाईएस्ट कोर्ट ज्यादातर जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होती है क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस की, ये लोअर कोर्ट्स में होती है। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आर एपेलेट कोर्ट यूजुअली हमारी समझ में, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन इनकी बन जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल, जिसे कहें इसका मूल कार्य, मूल अधिकार तो नहीं, मूल ज्यूरिडिक्शन की हिंदी मतलब जो उसका कार्य क्षेत्र है, मूल कार्य क्षेत्र, जो इसका मूल कार्य क्षेत्र है वो है कि यदि कोई डिस्प्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और राज्यों के बीच में होता है, ठीक है, राज्य या राज्यों के साथ, यूनियन गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में केस होगा, दोनों के बीच में विवाद है, कभी कुछ समय पहले हुआ भी था, तो इसको कौन सुनेगा? अच्छा, यहाँ स्टेट है, दिल्ली नहीं हो सकता, इसीलिए वो हाई कोर्ट गया था। यहाँ पर जैसे उत्तर प्रदेश और या बंगाल, राज्य के स्तर पर कोई विवाद है, बंगाल का कहना है कि ये हमारा अधिकार है, किसी भी चीज को लेके, संविधान की चीज को लेके या किसी और तरीके का विवाद है, तो एक पक्ष स्टेट, एक यूनियन ऑफ इंडिया है और दूसरा पक्ष स्टेट ऑफ बंगाल है, या दो से ज्यादा स्टेट है, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, ये सब है एक पक्ष। तो ऐसा केस कौन से अदालत में जाके सुना जाएगा? सर सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में। अब कोई कहे कि सर यहाँ इक्वालिटी क्यों नहीं आई, कह सकता है यहाँ इक्वालिटी का कि वो नहीं है। अगर जैसे मर्डर का कोई केस होगा
तो वहां पर एक इक्वालिटी है, एप्पल्स को एप्पल्स के साथ रखा जाएगा, ऑरेंजेस को ऑरेंजेस को। हम ये नहीं कह सकते कि सर वाई एप्पल इज नॉट इक्वल टू बनाना, दैट इज नॉट अ करेक्ट कंपैरिजन। ठीक है, जितने एप्पल्स होंगे उनको ही आपस में कंपेयर किया जा सकता है कि ये अच्छा एप्पल है, ये कम अच्छा एप्पल है, ये मीठा है, ये कम मीठा है। हम एप्पल का बनाना से कंपैरिजन नहीं कर सकते कि ये एप्पल बनाना से ज्यादा मीठा है, वो फिर सही नहीं होगा। तो ये हम नहीं करते। ऐसे केसेस में जहां एक पक्ष सरकार हो, इंडियन गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट हो, और दूसरा पक्ष राज्य या राज्यों के बीच का कोई विवाद हो, तो ऐसी स्थितियों में जब एक स्टेट दूसरे स्टेट से किसी चीज पर विवाद में है, कानूनन किसी चीज में उन दोनों में विवाद चल रहा है, तो ऐसे में जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, मतलब वो केस कहाँ जाएगा, कहाँ सुना जाएगा, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। जैसे मर्डर की, क्राइम की, इनकी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन लोअर कोर्ट्स के पास होती है, लोअर क्रिमिनल कोर्ट्स के पास होती है, इनके पास नहीं होती है। तो सुप्रीम कोर्ट चाहे भी सुप्रीम कोर्ट बुला सकता है कि हाँ हम उस केस को सुनना चाहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास वो अधिकार है, और ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन उसकी पर फिर भी लोअर कोर्ट में ही रहेगी। अच्छा, अब हो गई ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। अब जिसके बारे में हम सुप्रीम कोर्ट को जानते हैं वो है एपेलेट ज्यूरिडिक्शन, अपील का कोर्ट। अगर हमें किसी भी खिलाफ कोई अपील करनी है तो वो कहाँ जाकर सुनी जाएगी? हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट, जहां उच्चतम न्यायालय है हमारे देश का, वो सुप्रीम कोर्ट है। आर्टिकल 132, 33 और 34 और 34A में ये कहा गया है कि ये हाईएस्ट कोर्ट है। यहाँ पर हम सिविल केसेस के लिए, क्रिमिनल केसेस के लिए, अदर प्रोसीडिंग्स के लिए हम यहाँ पर जा सकते हैं, यहाँ पर अपील कर सकते हैं किसी भी केस के लिए। हाई कोर्ट के केसेस के खिलाफ जहाँ पर सर्टिफिकेट ग्रांट किया गया, हाँ ये एक और केस होता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में हाई कोर्ट ये सर्टिफिकेट देता है। जब हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया तो वो हाई कोर्ट ये कह देता है, हर एक कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। एक यहाँ पर फंडामेंटल डिफरेंस है कि हर कोई आदमी ये कहे कि नहीं मुझे जो है सुप्रीम कोर्ट जाना है। तो क्या हर कोई केस सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? नो सर। हर केस जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। इसका एक सिस्टम बनाया गया है कि जो केस हाई कोर्ट जाने लायक होगा तो उसके लिए हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट जारी करेगा। जब आदेश पारित करता है हाई कोर्ट, बेसिकली हमारे देश में हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के लिए ये कहा जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक मतलब थोड़े से जज है, इतना बड़ा देश है, दुनिया में देश में हमारे करोड़ों केसेस हैं, 3 करोड़ से ज्यादा केसेस हैं। उनमें से बहुत सारे केसेस, अगर हर केस सुप्रीम कोर्ट में सुना जाने लगेगा तो क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट अपना काम नहीं कर पाएगा, अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरीके से निर्वहन नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में सर्टिफिकेट मतलब एक तरीके का हाई कोर्ट ये कहता है कि हाँ इस केस में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, इस केस में आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ये केस में कोई रूल ऑफ लॉ, यहाँ जो बेसिक आइडिया होता है कि अगर कोई कानून का विषय है, जैसे प्रोसीजर की बात है कि वहां पे ये नहीं सुना गया, वहां ये नहीं हुआ। अब आदमी को हमेशा शिकायत रहती है कि जज साहब ने मेरी ये शिकायत बात नहीं सुनी, वो वाली बात नहीं सुनी, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। ये क्या मैटर हुआ? ये प्रोसीजर का मैटर है कि भाई ये चीज ऐसे नहीं की गई, तो ये मैटर होता है प्रोसीजर का मैटर। प्रोसीजर के मैटर का मतलब ये हुआ कि आप लोअर कोर्ट के किसी प्रोसीजरल थिंग से संतुष्ट नहीं है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। पर आदमी की दिक्कत ये होती है, भाई जो आदमी लॉस में है, जिसको नुकसान हो रहा है, जिसको सजा हुई है, वो कभी संतुष्ट होगा ही नहीं। किसी आदमी को अगर सजा दी जाएगी तो वो संतुष्ट तो हो नहीं सकता, वो तो अपनी पूरी कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ कमी निकालेगा। तो जहाँ प्रोसीजर की चीज होती है उसे हाई कोर्ट तक ही रोक दिया गया है कि आप अपनी जो भी बातें हैं हाई कोर्ट में कह दो कि जी मेरे को लोअर कोर्ट ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मेरा गवाह नहीं सुना,
मेरे फला कागज को नहीं देखा, जो कुछ करना है वो कर दो, वहीं कर सकते हो आप। उसके ऊपर आप फिर ये प्रोसीजरल चीजों को नहीं ले जा सकते। आप वहां जाके ये नहीं कह सकते ये चीज नहीं की गई। अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है तो कोई लॉ पॉइंट होना चाहिए कि भाई कानून में कोई दोष है। हम ये नहीं कह रहे कि जज साहब ने हमारा ये काम नहीं किया, पर जज साहब के सामने जो कानून था उस कानून में ये कमी है। वो कानून जो है हमारे संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप नहीं है। तो उस कानून के तहत मुझे सजा दी गई है, जो कानून संविधान के हम मेरे मूल जो फंडामेंटल राइट है उनके अकॉर्डेंस में नहीं है। तो ऐसे केसेस को हम सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। इनको हम लॉ पॉइंट बोलते हैं कि कोई कानून का ऐसा पक्ष होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट सुने, और जिसमें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सबसे महत्व यही है कि वो लॉ का फाइनल इंटरप्रेटर है। तो अगर लॉ पॉइंट कोई होता है तो वो आखिरी व्याख्या करके बता सकता है कि इस लॉ का मतलब क्या है। हर व्यक्ति कानून का अपनी समझ से व्याख्या कर सकता है, परंतु फाइनल व्याख्या जो की जाती है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, किसी का यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। मुझे लगता है आप लोग इस इश्यू पर लेके थोड़े से क्लियर नहीं है। अगर कोई क्लियर ना हो तो वो बता दें। अब जैसे आर्टिकल 133 में है, जो सिविल मैटर हैं वो इस आर्टिकल 133 के चलते हम सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं। ठीक है, जहां पर जो जनरल इंपॉर्टेंस के केस हैं, जहां पर व्यापक प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है, ठीक है, कोई एक ऐसा पॉलिसी मैटर है, तो उस पॉलिसी मैटर वाले केसेस को हम सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं। जहां हाई कोर्ट ये ओपिनियन दे, ठीक है, जिसका हाई कोर्ट का ओपिनियन डिवाइडेड हो, हाई कोर्ट किसी फैसले को देने में डिवाइडेड ओपिनियन का हो, तो ऐसे में भी हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट जारी करे कि हाँ इस केस में सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, यहाँ पर अपील अलाउड है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसके अलावा जहां डेथ सेंटेंस वाले सभी केसेस हैं, जहां मामला डेथ सेंटेंस का है, किसी को मृत्यु दंड दिया गया है, क्योंकि हम जीवन को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, तो जीवन महत्वपूर्ण है, तो इसलिए किसी को यदि मृत्यु दंड दिया गया है तो उसको ये अधिकार है कि वो हाईएस्ट कोर्ट जाकर अपनी बात को कहे। तो ये सब सुप्रीम कोर्ट के एपेलेट अधिकार है, एपेलेट कोर्ट है। सवाल किसी का सवाल है तो आप पूछ लीजिए। गलती मत करिए, ऐसी गलती मत करिए जो निराशाजनक हो। ठीक है, गलतियां करने में कोई आपत्ति नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं है, गलतियां सभी लोग करते हैं, पर अगर बेसिक कंसेप्ट में गलती करेंगे तब थोड़ी सी पीड़ा होती है कि अरे हम तो इतनी बेसिक चीज भी गलत कर रहे हैं। कोई सवाल किसी का? पूछिए आप सवाल। हेलो, हाँ पूछिए। अगर दो लोगों के बीच कोई विवाद हो रहा है तो क्या हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं एक प्रोसेस के थ्रू? जैसे कि एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, दूसरा ये दावा कर रहा है कि ये मेरे नाम पे नौकरी कर रहा है, करेक्ट, या तो उस सिलसिले में जो लोअर कोर्ट ने फैसला दिया उससे सेटिस्फाई नहीं है वो बंदा, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है क्या? देखो ये एक सिविल मैटर है, ठीक है, जैसा मुझे समझ में आ रहा है ये सिविल केस है, और सिविल केस में आप हाई कोर्ट तक तो जा ही सकते हैं। ठीक है, आप लोअर कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं। अब जब हाई कोर्ट में आप जाएंगे तो हाई कोर्ट दो चीजें कर सकता है। ऊपर हमने 134A की बात करी थी। हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट जारी करेगा कि हाँ इस केस को सुप्रीम कोर्ट ले जाया जा सकता है, या इस केस को सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाया जा सकता। अब मान लीजिए ये कोई ऐसा मैटर है, क्योंकि हम कब तक अपील के चक्कर में घुमाएंगे केसेस को, हमें कहीं ना कहीं तो उस विवाद को सुलझाना होगा ना। और विवाद कभी भी जो कोर्ट होते हैं वहां पर विवाद सुलझ इसलिए नहीं पाता ना एक पक्ष नुकसान में होगा। एक को नौकरी मिल रही है, दूसरे की जा रही है,
या उसको नहीं मिल रही है, तो कोई ना कोई एक पक्ष पीड़ित रहता ही रहता है फैसले में। किसी भी फैसले में किसी ना किसी को नुकसान हो रहा होता है, कई बार दोनों को नुकसान हो रहा होता है। ऐसा रेयर स्थिति में ही हो सकता है कि ऐसा कोई आदेश पारित हुआ हो जिसमें हर कोई खुश हो जाए, ऐसा रेयर होता है। तो ऐसे केस में वो केस, अब जैसे इस तरीके का केस है जो आप बता रहे हो नौकरी को लेके, तो हाई कोर्ट हम जा सकते हैं। हाई कोर्ट जाकर वो हाई कोर्ट देखेगा कि हाँ इसमें कोई लॉ का पॉइंट भी है। आपने कोई ऐसा विषय, या तो आप ये कहेंगे कि जी हमने वहाँ ये बताया था, वहाँ ये चीज नहीं की गई, तो हाई कोर्ट आदेश देगा अच्छा जी ऐसा कर दो, ये कर दो। उन सारी चीजों को देखकर वो एक फैसला दे देगा। अब वो फैसला हो सकता है आपके पक्ष में हो, आपके पक्ष में ना हो। पर अगर आपके पक्ष में नहीं है, पर हाई कोर्ट उसमें एक लाइन भी लिखेगा कि हाँ इसमें अलाउड है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि इसमें प्रोसीजरल चीजों के अलावा कुछ कानून का भी विषय है, लॉ का पॉइंट है। कहीं लॉ की गलत व्याख्या या व्याख्या की जाने की जरूरत है, तब तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अन्यथा हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएंगे। तो सिर्फ जा सकते हैं, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द केस और हाई कोर्ट का जो सर्टिफिकेट है। सर अगर कोई सिविल मैटर हो तो उसमें कोई अगर भी कोई मैटर हो, पॉलिसी का कुछ हो तो फिर वो जा सकते हैं ना सुप्रीम कोर्ट? पॉलिसी वाले, जनरली पॉलिसी वाले मैटर है जिसमें एक लॉ पॉइंट है, ठीक है। कोई पॉलिसी है, कोई लेट्स से कि रिजर्वेशन को लेकर विवाद हो जाता है, दो पक्ष है, ठीक है, कि वो रिजर्वेशन के विवाद पर वो कहता है कि नहीं यहाँ पर ये जो रिजर्वेशन का सिस्टम लगाया गया ये गलत लगाया गया। दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं जी सही लगाया गया, फैसला दिया गया, किसी को किसी को ठीक लगा। अब एक तो प्रोसीजरल चीज हो गई यहाँ पर साथ साथ एक पॉलिसी मैटर भी हो गया कि यहाँ पर जो सिस्टम फॉलो किया गया क्या ये कानून के अनुरूप था या नहीं था, और क्या कानून की गलत व्याख्या तो नहीं की गई। अगर लॉ पॉइंट शामिल होगा तो आपको हाई कोर्ट एक आदेश देगा कि हाँ आप इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। उस आदेश के अंदर ही ये लिखा रहेगा। अच्छा, हमारे सारे हाई कोर्ट ही वो सर्टिफिकेट देगा तभी जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, अपने मन से नहीं जा सकते? कुछ के परिस्थितियों में हम अपने मन से जा सकते हैं, जैसे डेथ सेंटेंसेस हैं, कुछ और परिस्थितियां भी हैं जिसमें हम डायरेक्टली जा सकते हैं। अन्यथा अब ये सिस्टम बना दिया गया, पहले शायद ये नहीं था, कि बाद में अमेंड किया गया कि हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट देगा, उसके बाद ही हम केस को सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं। हर केस को नहीं ले जा सकते। जो बहुत सिंपल साधारण केस है उनको कोशिश की जाती है कि इनको हाई कोर्ट तक ही खत्म किया जाए, अन्यथा जो कोर्ट्स है उनका वर्कलोड भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसका अर्थ इस तरह से ले सकते हो कि हर केस सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, ठीक है। इसका इंटरप्रिटेशन ये रख लो आप, हर केस अपील के लिए हाई कोर्ट जा सकता है, यस, पर हर केस सुप्रीम कोर्ट उसके लिए नहीं जा सकता। ये यहाँ इसका कुल मतलब यही है। अच्छा, पावर टू इशू रिट्स। अब हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार है, ठीक है। वो रिट जारी कर सकता है, 5 तरीके की रिट्स को वो जारी कर सकता है, जिसका उद्देश्य होता है लीगल और फंडामेंटल राइट, ठीक है, कि हमें अपने जो नागरिक हैं उनके संवैधानिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। इसके लिए ये रिट जारी कर सकता है। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट एक असेंशियल हिस्से के तौर पर लेजिस्लेटिव हमारे सिस्टम के गवर्नेंस के सिस्टम के लिए तो वो काम करता है। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, तो हमने ओरिजिनल जुरिडिक्शन की बात करी, एपेलेट जुरिडिक्शन की बात की, रिट जुरिडिक्शन की बात की, अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स की। तो सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स भी होती हैं, ठीक है। वो पावर्स क्या होती हैं
ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है। डिस्क्रिशनरी मतलब उसकी इच्छा है वो जारी करे ना करे। तो किसी भी कोर्ट को वो आदेश दे सकता है कि अपने वो किसी आदेश को एक समय से पूरा करे, ठीक है, उस जांच को कंप्लीट करे या उस जांच को अपने पास बुला ले, ठीक है। मैंने यही बात पहले कही थी कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी लोअर कोर्ट के केस को अपने पास बुला सकता है कि आपके पास ये केस लंबित है, आप इसको इतने समय में कंप्लीट करो, या ये भी कह सकता है कि आप छोड़ दो, आप हमें दे दो उस केस को, आप हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास ट्रांसफर करो। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जजमेंट केस में आर्टिकल 142 को इन्वोक किया। अच्छा, अब एक और है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का रिव्यू कौन करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का रिव्यू हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश का रिव्यू हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है। कैसे हो सकता है? स्वयं करेगा। स्वयं करेगा, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आज ए डिसीजन दे दिया, अब ये डिसीजन क्या बदला जा सकता है किसी परिस्थिति में? भाई लोअर कोर्ट सभी कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने फला उसमें आदेश, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है वो लॉ बन जाता है, इट बिकम्स अ लॉ, सभी लोग उसको कानून के बराबर हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई ऑर्डर है, आप कहीं से सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर ले आओगे और उसमें कोई चीज लिखी हुई है, तो उस बात को आप कहीं भी कोर्ट कर सकते हो कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इस आदेश के अनुसार, ये कानून नहीं है पर ये आदेश है और इसीलिए वो कानून बन जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऑर्डर होता है वो अपने आप में लॉ की शक्ल ले लेता है। अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया और एक लॉ बन गया, तो क्या इसको रिव्यू किया जा सकता है? इसको कैसे बदला जा सकता है? एक तरीका तो लेजिस्लेचर हो सकता है, वही जैसे बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है, क्या कभी किसी तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बदला जा सकता है? बताइए। नहीं बदला जा नहीं बदला जा सकता, क्यों? इट्स अ वेरी हाईली टेक्निकल क्वेश्चन। मुझे लगता नहीं कि हमारी हैसियत है कि हमें इस सवाल पर जाना चाहिए, कि बहुत ही ज़्यादा लॉ पॉइंट वाला सवाल है, पर फिर भी हम इस पर चर्चा तो कर ही सकते हैं, चर्चा करने में कोई हर्ज नहीं है। हम ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, पर एक बहुत बुनियादी सा सवाल है। हम आप सभी लोग बेसिक स्ट्रक्चर के कंसेप्ट से परिचित हैं, हमने क्लास में भी कर लिया है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। केशवानंद भारती केस में इस डॉक्ट्रिन को सुप्रीम कोर्ट ने बताया हम सबको। अब क्या इसको बदला जा सकता है किसी तरीके से? सर अभी तक के कानून के अनुसार तो नहीं ही लिखा गया है कि नहीं बदला जा सकता है। दो तरीके, किसी भी आदेश को, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे दिया, उसको दो तरीके से हैंडल किया जा सकता है। तो एक तरीके से तो किया ही जाता है लेजिस्लेचर के द्वारा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया, ए बी सी कुछ भी आदेश दिया, लेजिस्लेचर उसको पलट सकता है, उसको उलट करके एक नया कानून ले आए, एक नया विधेयक पास कर दे, तो वो जो अगर वो लॉ जो है लॉ के साथ नहीं है उसको वो बदल सकता है। परंतु ये जो कानून, जो एक्ट बनाया जाएगा, ये एक्ट वापस फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और ये एक्ट अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं ये एक्ट जो है संविधान सम्मत नहीं है, इस कारण से संविधान सम्मत नहीं है, तो ये एक्ट भी खत्म हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ही ये इंटरप्रिटेशन करना है और सुप्रीम कोर्ट के कानून को ही, उसके आदेश को ही, उसके ऑर्डर को ही ये रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है, तो ये सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो इस तरह से
जो कोई एक्ट है, अगर सुप्रीम कोर्ट ये एक्सेप्ट कर लेता कि ठीक है ये लेजिस्लेचर ने एक्ट पास किया है और इसमें कोई गैर कानूनी, कोई संविधान के खिलाफ कोई चीज नहीं है, तब तो ठीक है, तो उसका आदेश चेंज हो के इस एक्ट में बदल जाएगा उसका ऑर्डर। पर हो सकता है वो कहे कि नहीं यार हमारा ऑर्डर सही है, हमने जो बात कही थी वो सही है, और ये जो एक्ट है ये हमारे ऑर्डर और जो संविधान है, संविधान के अनुरूप नहीं है, इसलिए इस एक्ट को नलीफाई भी कर सकता है। तो लेजिस्लेचर एक तरीका हो सकता है, पर वो फुल प्रूफ तरीका नहीं। अब क्या तरीका हो सकता है? खुद सुप्रीम कोर्ट ही वो तरीका हो सकता है। कल को कोई और दूसरा कोर्ट आए, दोबारा से ये बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन कोर्ट के समक्ष रखा जाए और वो सुप्रीम कोर्ट उस पर चर्चा करने के लिए, जांच करने के लिए तैयार हो, और वो कह दे कि नहीं बेसिक स्ट्रक्चर जैसी कोई चीज नहीं है संविधान में, किसी, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोल रहा हूँ, तब ऐसे में बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है ये खत्म हो सकता है। इट इज पॉसिबल। ऐसा पहले भी हुआ है। अगर हम पहले से देखेंगे तो जो सबसे पहला केस था 1951 में, 3 इसमें सबसे ऐतिहासिक केस हैं बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन में। केशवानंद भारती से पहले गोलकनाथ, और उससे पहले कौन सा केस था? 1951 का एक केस है। किसी को याद पता है कौन कौन से केसेस हैं? अगर किसी को नाम याद हो बेसिक स्ट्रक्चर। याद है कि सुप्रीम कोर्ट गोलकनाथ केस को हटा के, मतलब उसका जजमेंट को वो नलीफाई कर दिए थे और केशवानंद भारती केस के जजमेंट को रखे थे। गोलकनाथ से पहले शुरुआत में सबसे पहले, छोड़ देते हैं उस केस को, फिर नाम छोड़ देते हैं, नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा। सबसे पहले 1951 में अगर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात की जाए तो 1951 में जब ये आया, सवाल ये था कि क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, और उसी से अगला सवाल ये निकला क्या संविधान को किस एक्सटेंट तक अमेंड किया जा सकता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जाना जो है संविधान को अमेंड करने जैसा ही है। तो संविधान अगर अमेंड किया जा सकता है तो कितना संविधान अमेंड किया जा सकता है, क्या हम पूरे संविधान को अमेंड कर सकते हैं, ये बेसिक आइडिया था इस पूरे में। तो 1951 में ये केस लगा और इसमें ये सवाल पूछा गया क्या फंडामेंटल राइट को बदला जा सकता है। तो 1951 में ये पोजीशन ली गई कि हाँ जी बदला जा सकता है। मैं इस बात को कहा। हाँ जी बोलो। 1951 का क्या शंकरी प्रसाद वाला है क्या? शंकरी प्रसाद, करेक्ट, शंकरी प्रसाद केस में ये कहा गया कि हाँ जी फंडामेंटल राइट्स को बदला जा सकता है। उसके बाद शंकरी प्रसाद के बाद अगली पोजीशन चेंज हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही पोजीशन को चेंज कर दिया गोलकनाथ केस में। गोलकनाथ केस में अब यही मैं समझाने के, यहाँ ये मैं केस को नहीं समझा रहा हूँ, मैं ये समझा रहा हूँ कि कैसे सुप्रीम कोर्ट अपने ही डिसीजन को बदलता रहा है। यहाँ पर मेरा केवल ये समझाने का मतलब, तो शंकरी प्रसाद में उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट को बदला जा सकता है। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन को उल्टा कर दिया, अपने ही डिसीजन को कह दिया और ये कह दिया कि नहीं, इसको नहीं बदला जा सकता। जो सुप्रीम कोर्ट है, जो ये संविधान है और उसके फंडामेंटल राइट्स हैं, ये मतलब ये अनअमेंडेबल है और ये बेसिक स्पिरिट से अलग हो जाते हैं। मतलब जो एक तरीके का बेसिक स्ट्रक्चर है उससे अलग है, इसलिए संविधान को नहीं बदला जा सकता। इस पोजीशन को फिर वापस चेंज किया गया केशवानंद भारती केस में, क्योंकि इस पर दोबारा से केस हुआ। इस पर दोबारा जब केस हुआ तो केशवानंद भारती नहीं गोलकनाथ में, हाँ गोलकनाथ में ये किया गया था कि हाँ सुप्रीम, ये जो फंडामेंटल राइट है और जो अन्य हिस्से हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, उनको किसी भी एक्सटेंट तक बदला जा सकता है। अगर मुझे ठीक याद आ रहा है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। गोलकनाथ केस में पूरी तरह से पोजीशन को चेंज कर दिया गया था कि इसको बदला जा सकता है। बाद में फिर इस पोजीशन को भी चेंज किया गया और केशवानंद भारती केस में कहा गया कि बदला जा सकता है संविधान के हिस्सों को, उनको अमेंड किया जा सकता है, पर जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं बदला जा सकता। और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है
कि सुप्रीम कोर्ट किसी दिन अपने इस ऑर्डर को भी ना चेंज कर दे। तो आज की जो सेटल्ड पोजीशन मोर और लेस ये है कि हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता, पर जीवन में कुछ भी फिक्स नहीं है, ऐसे ही संविधान में कुछ भी फिक्स नहीं है। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट अपने ही आदेश को पलट सकता है, और ये शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। हाई कोर्ट अपने डिसीजन को खुद नहीं पलट सकता, हाई कोर्ट ये नहीं कर सकता। हाई कोर्ट अपने डाइवर्जेंट वो दे सकता है, फैसले दे सकता है। मद्रास हाई कोर्ट कोई फैसला दे सकता है और दिल्ली का हाई कोर्ट कुछ और फैसला दे सकता है, वो दे सकते हैं, परंतु जो है क्योंकि वहां पर ये अधिकार नहीं रहता है। और जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है अपने आदेशों को बदल देने का। और यहाँ पर एक बाइंडिंग क्लॉज भी है। बाइंडिंग क्लॉज ये है कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले की कि जो सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश पारित करेगा वो सभी लोअर कोर्ट्स पर लागू होंगे, वो लॉ का काम करेंगे। तो इस 141 आर्टिकल के तहत जो है कोई भी कानून जो भी आदेश पारित किया जाता है वो सभी निचली अदालतों पर कानून की तरह लागू रहते हैं, केवल सब्जेक्ट टू लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया हो या सुप्रीम कोर्ट के अपने कोई और नियम के अनुसार। तो जो रूल मेकिंग पावर जो है सुप्रीम कोर्ट की, वो सब्जेक्ट टू है लॉ ऑफ पार्लियामेंट। अगर कोई कानून पार्लियामेंट ने बनाया है तो इसलिए इस तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट अपना रूल बना सकता है, बट इट इज सब्जेक्ट टू रूल मेड बाय लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। अच्छा, एक और अधिकार है अपील बाय स्पेशल लीव। 136 आर्टिकल के अंदर ये दिया गया है। इसके अंदर किसी भी जजमेंट, किसी भी डिक्री, ऑर्डर और केस के खिलाफ जो है यहाँ पर आप अपील कर सकते हैं। इसको बोलते हैं स्पेशल लीव पिटीशन। तो ये विशेष परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट आपको ये जो है किसी भी आदेश के खिलाफ, ऑर्डर के खिलाफ या सजा के खिलाफ आप यहाँ आ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे, अगर या तो वो सर्टिफिकेट हो आपके पास हाई कोर्ट का, या आप एक स्पेशल लीव पिटीशन लगा सकते हैं। इस स्पेशल लीव पिटीशन के द्वारा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपकी लीव पिटीशन एडमिट हो गई तब तो ठीक है, अन्यथा फिर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएंगे। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं कि हर केस सुप्रीम कोर्ट में जाके सुना जा सकता। तो दो रूट से जा सकते हैं आप, या तो आपके पास हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट हो, या फिर आप स्पेशल लीव पिटीशन लगाएं, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपकी पिटीशन एक्सेप्ट कर ली, उसके ग्राउंड को एक्सेप्ट कर लिया, तो आपकी सुनवाई हो जाएगी। इसके बाद है एडवाइजरी जुडिक्शन। ठीक है, स्पेशल लीव पिटीशन के अलावा एडवाइजरी, और किसी भी कोर्ट के किसी भी डिक्री, ऑर्डर, ट्राइब्यूनल के आदेश, किसी के भी खिलाफ आप यहाँ पर स्पेशल लीव पिटीशन लगा सकते हैं। फिर है एडवाइजरी जुडिक्शन, जो आर्टिकल 143 के तहत होती है, जिसमें प्रेसिडेंट किसी भी कोर्ट को ये आदेश दे सकता है किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ, फैक्ट को या पब्लिक इम्पोर्टेंस के किसी केस को, कि वो जो है राष्ट्रपति को उस मामले में सलाह दे। तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को उसको जो है उनसे वो सलाह मांग सकता है। परंतु यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि कोर्ट के लिए आवश्यक नहीं है कि वो उसको सलाह दे, ये जरूरी नहीं है कि वो दे, मांग सकता है, वो देना चाहे तो दे, ना देना चाहे ना भी दे। और किसी भी केस में वो ओपिनियन के लिए प्रेसिडेंट अपने सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन के लिए ट्रीटी को, एग्रीमेंट को यहाँ पर कानूनी पक्ष को जानने के लिए भेज सकता है। इसके बाद है तो ये एडवाइजरी पावर टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को एडवाइस, कानूनी मामलों में एडवाइस देने का अधिकार उसका एक काम होता है।
एक और उसकी पावर है, वो है कंटेम्प्ट पावर, अवमानना की शक्ति। ठीक है, आर्टिकल 129 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये शक्ति देता है कि वो लोगों को पनिश कर सकते हैं फॉर देयर रिस्पेक्टिव कंटेम्प्ट, कि आप अदालत की अवहेलना कर रहे हैं और आप अदालत के आदेश की या अवमानना कर रहे हैं। तो यदि आप आदेश की अवमानना करते हैं, अदालत का अपमान करते हैं, तो ऐसे में आपको सजा दी जा सकती है, किसी भी व्यक्ति को वो सजा दे सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा सकता है। कंटेम्प्ट का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट टू डिग्निटी एंड अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। ठीक, तो ये कंटेम्प्ट का कंसेप्ट समझ आया आपको? अवमानना। यस सर। आप लोग देखते होंगे आमतौर में लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेशों के बारे में चर्चा कम करते हैं। आप मोदी जी को कुछ कुछ कह सकते हो, आए दिन आप जो है देखते रहते हैं, पर हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेशों के बारे में ऐसी चर्चाएं नहीं होती हैं। या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कभी कभी बड़े से बड़े अधिकारी सेक्रेटरी को भी अपने उसमें बुला लेते हैं कि आप आओ और यहाँ पर हाजिरी लगाओ। तो ये किस तरह से, किस आधार पर लगाई जाती है हाजिरी? तो ये कंटेम्प्ट के लिए, ये जो काम होता है कंटेम्प्ट के लिए, क्योंकि अन्यथा आप अगर हाजिरी नहीं लगा रहे हो तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, ये जो कोर्ट है वो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट का ऑर्डर जारी कर दे और आपको जेल भेज दें, आपके खिलाफ फाइन लगा दें। और इसीलिए हम आमतौर पर चर्चा नहीं करते। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कंटेम्प्ट का? क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इन कोर्ट्स की ईगो हर्ट हो जाती है? इसके लिए कंटेम्प्ट का कॉन्सेप्ट है? नो सर। नो सर। क्यों है? लाया क्यों गया है भाई? हम क्या चाहते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज को कोई कुछ कहना दे? सुप्रीम कोर्ट का जज भी तो इक्वलिटी बिफोर लॉ का हिस्सा है, इक्वल है। सुप्रीम कोर्ट का जज है तो है, पर है तो वो भी एक आम नागरिक ना। तो अगर मान लीजिए हम उसकी कोई, हम प्रधानमंत्री को, हाईएस्ट अथॉरिटी तो आप प्राइम मिनिस्टर से बड़ी अथॉरिटी कौन है, या प्रेसिडेंट से बड़ी अथॉरिटी कौन है? अब प्राइम मिनिस्टर का लिखे तो हर वक्त आप लोग मजाक उड़ाए रहते हो। हर दूसरा जो मीम होता है और जो भी चुटकुला होता है, तो आप देखिए प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ही होता है, कार्टून बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई, कई तो लोग बहुत बहुत भद्दे तरीके से भी बातें करते रहते हैं। तो वो हाईएस्ट ऑफिस नहीं है क्या? या हम ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज प्राइम मिनिस्टर से आगे है? सिस्टम चलाने के सर लिए कंटेम्प्ट का मतलब यही है सर, जो अभी आपने बोला कि वो जो नियम है उसकी अवहेलना ना करे। नियम की अवहेलना ना करे, ठीक है। और नियम की अवहेलना करेगा तो क्या होगा? तो वही सर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आता है कि जो आदेश है या जो सुप्रीम कोर्ट ने लॉ के अनुसार जो भी आदेश पारित किए। अगर इसका एक कारण भी है, कंटेम्प्ट का एक बहुत मूलभूत कारण है। मतलब कभी कभी हम उसे ईगो से, और बहुत बार कोर्ट्स भी उसको ईगो की तरीके से लेने लगते हैं, बट ऐसा नहीं है कि उनको ये सब अवहेलना, कोई उनका अपमान ना कर दे, उनकी कोई बेइज्जती ना कर दे, इसलिए नहीं है वो। इसका जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि कोर्ट्स के पास अपना कोई अमला नहीं होता। अब एक सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक आदेश दे दिया कि भाई आप जो है ये काम करो, अब उसका कोई पालन करता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, इसके लिए बसेस को जो है सीएनजी कर दो, ठीक है। अब कोई और कर नहीं रहा तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर रहा है, या बहुत गंदगी हो रही है दिल्ली में, बहुत पॉल्यूशन फैल रहा है, तो उसके लिए ये काम कर दो, ठीक है। या उसको कहीं पर कोई फोर्स की जरूरत है, किसी
खास अधिकारी के खिलाफ, किसी मिनिस्टर के खिलाफ से जांच करानी है। अब वो कैसे कराएगा? अभी जो कुछ समय पहले जो एक बहुत बड़ा केस हुआ था, जो किसानों को कुचल देने वाला केस हुआ था, उस केस की सुप्रीम कोर्ट को जांच करानी है। वो कैसे कराएगा? किसको भेजेगा या अपने आदेश को पालन करने के लिए किसको बोलेगा? अच्छा चलो, इसका उल्टा मैं थोड़ा सरल कर देता हूँ। मान लो प्राइम मिनिस्टर को ये काम कराना है, तो वो किसको बोलेगा? प्राइम मिनिस्टर को लगता है दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन को रोका जाना चाहिए, तो क्या करेगा? किसको, क्या क्या तरीका है उसके पास करने के लिए? सर वो अपना ट्राइब्यूनल बनाएगा इसके लिए। ट्राइब्यूनल बनाने से पहले क्या कर सकता है? उसके बाद सेक्रेटरी है, उसके बाद पूरा मंत्रालय है, वो उस मिनिस्टर को बोल देगा। ठीक है, मिनिस्टर के पास सेक्रेटरी है, इतना बड़ा अमला है, उसके पास हजारों लाखों आदमी है, हजारों करोड़ का बजट है, पैसा भी है, लोग भी हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास, एग्जीक्यूटिव के पास कोई रिसोर्स की कमी नहीं है ना। रिसोर्स उसके पास दुनिया भर का है। ठीक है, वो जो चाहे वो करा सकता है। उसके बाद पुलिस है। मान लीजिए किसी का लगता है कि इसने अपराध किया, प्राइम मिनिस्टर 2 मिनट फोन करेगा, कहेगा भाई इसको पकड़ के लाओ, उसको तुरंत पकड़ा जाएगा। अब मान लीजिए एक सुप्रीम कोर्ट का जज है उसके स्थान पर। सुप्रीम कोर्ट के जज को लगता है कि दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है या कोई अपराध हो रहा है, वो क्या करेगा? अब सुप्रीम कोर्ट के जज के पास तो कोई वो नहीं है ना, कोई मंत्रालय तो है नहीं उसके पास, ना उसके पास कोई अधिकारी है। वो तो बेचारा उस सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकल भी नहीं जाता पाता। वो तो अपनी सुरक्षा के लिए भी दूसरों पर निर्भर है। उसके पास अपनी कोई पुलिस नहीं है। कोई पुलिस होती है क्या सुप्रीम कोर्ट के पास जो उसका आदेश को पालन कराए? नो सर। तो कैसे नो सर। कराए आदेश का पालन? तो उसे अपने आदेश का पालन कराने के लिए इसी शक्ति का जरूरत पड़ती है। आदेश, उसने कहा कि भाई आप आओ और मुझे बताओ। अब वो सेक्रेटरी आगे ही राजी नहीं है कि पॉल्यूशन की फिगर ही देके राजी नहीं हो रहा, कुछ बता के राजी नहीं हो रहा सुप्रीम कोर्ट को, तो बेचारा सुप्रीम कोर्ट बैठा रहेगा। और ऐसे में अगर वो बैठा रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट टूथलेस हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। जो संविधान की एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ना, हम कह रहे हैं कि एक हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है लोकतंत्र का, वो लोकतंत्र का हिस्सा तो बेकार हो जाएगा जब उसके पास कोई शक्ति नहीं है। वो किससे अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट कराएगा? तो उसलिए उसको कंटेम्प्ट की ऑर्डर दी गई है। शक्ति, अगर वो ये समझता है कि भाई मेरे आदेश की अवहेलना हो रही है, तो जिस भी जिम्मेदार व्यक्ति को समझेगा उसे बुलाकर उसको तुरंत जेल भेज देगा। अब सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता है? वो क्या करेगा? सेक्रेटरी, जैसे उसे दिल्ली में बसेस को सीएनजी करवाना है, जैसा किया गया था ना दिल्ली में, सारी बसेस को एक दिन पेट्रोल से, डीजल से सीएनजी कर दिया गया था, और वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ था। तो उसमें क्या किया गया? वो दिल्ली के जो सेक्रेटरी होगा उसको बुलाएगा, कहेगा ये मुझे आप 15 दिन में लागू करके दो, 15 दिन में आप ये वाला काम जो है करके लाके दो। और अगर आप 15 दिन में ये काम नहीं करोगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? हमने आपको ये आदेश दिया था, आपने हमारे आदेश की अवहेलना करी, अवमानना करी। नाउ सेक्रेटरी, जो हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी, जो बहुत बड़ा आदमी, सीनियर आईएएस ऑफिसर है, वो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी को क्या करेगा कि ठीक है आप ऐसा करो, 15 दिन जेल काट के आओ, 3 महीना जेल काट के आओ, फाइन लगा देगा उसके ऊपर। अब उसको करना ही पड़ेगा नहीं काम। तो ये जो शक्ति होती है अवमानना की शक्ति, वो इसीलिए दी गई है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को, ताकि वो अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करा सके। इसलिए नहीं दी गई है, कभी कभी कोर्ट भी उसका गलत यूज करते हैं, वो ईगो के लिए नहीं दी गई है। वो ये शक्ति उनको इसलिए दी गई है ताकि वो, उनके पास क्योंकि अपना कोई अमला नहीं होता है, अपना कोई रिसोर्स नहीं होता है, पर उनको ये दिया गया। नहीं तो कोई सेक्रेटरी सुनेगा ही नहीं उनकी बात, वो कहेगा भाई मेरे को तो चीफ मिनिस्टर को जवाब देना है। ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी का बॉस कौन है? ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी का बॉस तो चीफ मिनिस्टर है या उसका अपना मिनिस्टर है।
तो वो अपने मिनिस्टर की सुनेगा या सुप्रीम कोर्ट की सुनेगा? अब उसका मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर इंटरेस्टेड ही नहीं है कि अरे हम बसेस तो हमारी चल रही हैं, डीजल की बसें बंद हो जाएंगी तो हमें तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। भाई वो तो मंत्री का ही अपना, अब जैसे पंजाब के बारे में कुछ समय पहले ही खबर थी, पंजाब के अंदर जितनी बसेस चल रही हैं वो किसकी थी? एक कुछ समय पहले सरकार के ऊपर ये आरोप था कि वहाँ का जो मुख्यमंत्री है उसी की बसेस चल रही थी, जितनी भी ट्रांसपोर्ट में बसेस चल रही थी वो सारी उसकी थी। अब ऐसे में उसके इस तरीके का कोई आदेश दे दिया जाए तो क्या वो मुख्यमंत्री उस आदेश को लागू होने देगा? कतई नहीं लागू होने देगा। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा, अरे अब हम क्या कर सकते हैं भाई, देखो हम तो गरीब आदमी हैं, हम क्या कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं करेगा। तो कहेगा कि अच्छा ठीक है लाओ आओ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सबको इनको जेल में भेजो, 6-6 महीने 3-3 महीने की जेल काट के आएंगे। जब जेल की बात आएगी तो अच्छे अच्छे सेक्रेटरी इस काम को करेंगे। तो ये एक तरीका भी है, ठीक है। इसके अलावा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की आप ऐसे पब्लिकली उसके ऑर्डर्स को अब लोग चर्चा करने में तो किसी भी चीज़ पे चर्चा कर सकते हैं। हम पब्लिकली न्यूज़ चैनल वाले लेके उनके ऑर्डर्स को लेके बैठ जाएंगे और कहेंगे देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया वो कर दिया, तो पब्लिक ओपिनियन वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश में तो इसलिए भी उन पर चर्चा कोई नहीं करता है। आपने देखा होगा न्यूज़ में जनरली जो डिसीजंस होते हैं, कोर्ट के डिसीजंस होते हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं करता, जबकि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। कोर्ट का जो आदेश होता है वो पब्लिकली इंटरनेट पर अवेलेबल रहता है, परंतु उस पर कोई चर्चा नहीं करता है क्योंकि सबको पता है। लोग मंत्रिमंडल के डिसीजंस पर चर्चा कर लेते हैं पर कोर्ट के डिसीजंस पर नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये नहीं कर सकते हैं कि पब्लिक में उनका मजाक बनाएं, उनका उपहास करें और उनकी जो शक्ति या मतलब उनके जो वो है उसको वो करें। और क्योंकि अवमानना करेंगे तो लोग सीरियसली लेना बंद कर देंगे फिर सुप्रीम कोर्ट को, और उससे हम ही को बाद में एक बेटर सोसाइटी के लिए नुकसान होगा। इसलिए एक कंटेम्प्ट की शक्ति उनको दी गई है जो कि बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है, जिसमें 2 तरीके के कंटेम्प्ट है, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट में है विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ एनी जजमेंट, डिक्री, डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट और अदर प्रोसेसेस ऑफ कोर्ट और विलफुल ब्रीच ऑफ एन अंडरटेकिंग गिवन टू द कोर्ट। आपसे कोर्ट कहता है कि अच्छा आप हमें लिख कर दो, तो आप लिख कर एक अंडरटेकिंग देते हो और उसके बाद अगर आप उसका पालन नहीं करते हो तो आपके ऊपर सिविल कंटेम्प्ट वो लागू कर देगा, आपके ऊपर फाइन वगैरह कुछ लागू कर सकता है। इसके अलावा क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी आप पर लागू कर सकता है, ठीक है। किसी चीज को पब्लिश करने से रोक सकता है, बोलने से रोक सकता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन से इसको रोक सकता है। इस क्रिमिनल उसमें स्कैंडलाइजेशन ऑफ कोर्ट, कि हम कोर्ट का मजाक उड़ाने लगे, उनको स्कैंडलस करने लगे। प्रेजुडिस अगेंस्ट एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग, हम कोर्ट के जो केसेस होते हैं उनके ऊपर कोई चर्चा भी नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि मीडिया में उनके ऊपर चर्चा करने लगे, वो नहीं करते, क्योंकि इसके द्वारा आप कोर्ट के फैसले को प्रभावित कर सकते हैं। तो इस तरीके की कोई भी चीज आप नहीं कर सकते, ये उसकी अपनी कंटेम्प्ट जुडिक्शन है। इसके बाद और एक सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है, इसको डिस्कस करके आज की क्लास हम खत्म करेंगे। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट में एक और विशेष शक्ति वो है कि ये एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है ऐसा अदालत, ठीक है, जिसके सभी केसेस को, सभी फैसलों को, प्रोसीडिंग्स और फैक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है ताकि वो हमेशा के लिए मौजूद रहें और उन रिकॉर्ड्स को एज अ लीगल प्रेसिडेंट भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी होता है कि सभी जो इनके फैसले होते हैं उनको रिकॉर्ड में रखा जाता है। सभी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं होते, और ये सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। इसके सभी फैसलों को सुरक्षित रखा जाता है और बाद में इनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने, हम क्यों कहते हैं शंकरी प्रसाद केस, केशवानंद भारती केस, अगर आप लॉयर बनेंगे,
आप लॉ में प्रैक्टिस करेंगे तो आप यही कहते रहेंगे आधे टाइम कि फला केस में ये कहा गया था, फला केस में ये कहा गया था, फला केस में ये कहा गया था। जब हम ये सब चीज कोट करते हैं इसका मतलब होता है कि हम आपके ही जजमेंट को याद दिला रहे हैं, ये बता रहे हैं, क्योंकि उनकी एक लीगल वैल्यू है। किसी कोर्ट में ये कहा गया था तो उसकी एक लीगल वैल्यू रहती है, और इस चीज को हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं कि उनकी सभी प्रोसीडिंग्स को, जो कुछ वहां पर जो कुछ हुआ है उसको रिकॉर्ड करके रखा जाता है और आगे उसको दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसलिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहलाता है सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 129 के तहत। जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास, जो अभी हम ऊपर बात कर रहे थे कंटेम्प्ट की बात, 6 महीने तक किसी को जेल भेजने की और 2000 रुपए तक का फाइन लगाने की या दोनों कर देने की शक्ति इसको हासिल है। तो यही इसका मेन जो है वो है टूल है जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने फैसलों को लागू करवाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को अभी यहीं रखते हैं, कल हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, हाई कोर्ट को आगे पढ़ेंगे। अगर कोई आपका सवाल हो, यहाँ तक कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आज की क्लास को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। एनी क्वेश्चन? ठीक है, अच्छा कल, हाँ जी बोलो। सर फॉर्मल पावर और रियल पावर में क्या होता है? फॉर्मल पावर को शायद हिंदी में औपचारिक शक्ति बोलते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट बताओगे किसके संदर्भ? जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें दिया था कि उसमें फॉर्मल पावर और रियल पावर सेम होते हैं, और सुपर नेशनल सिस्टम दिया था कि उसमें जो पावर्स होती हैं ये दोनों अलग अलग होती हैं। जैसे फॉर्मल पावर और रियल पावर में हम देखें, जैसे हमारे देश में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, संविधान के अनुसार फॉर्मल पावर किसके पास है हमारे देश में? औपचारिक पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कागजी औपचारिकता के लिए, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास हर कानून भेजा जाता है, हर एक्शन प्रेसिडेंट के नाम से होता है, युद्ध लड़ाई उसके नाम से होती है, कानून उसके नाम से बनता है, पर उसकी शक्ति क्या है? केवल फॉर्मल है, नाम के लिए है, मोहर उसके नाम की लगती है, ठीक है। अब जो एक्शन होते हैं वो करता कौन है? बेसिकली प्राइम मिनिस्टर। पर प्राइम मिनिस्टर जो है औपचारिक रूप से साइन नहीं करता, वो तो बस प्रेसिडेंट को कि हम राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करते हैं कि इस प्रस्ताव को पारित किया जाए, पर राष्ट्रपति महोदय उसे मना नहीं कर सकते, एक संविधान में लिखा हुआ है। तो जो औपचारिक पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है, रियल पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो यही मेरी समझ से वो अंतर है। और इसके अलावा जो सुपरा नेशनल आपने शब्द इस्तेमाल किया, क्या शब्द इस्तेमाल किया? सुपर नेशनल सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं आध्यात्मिक शासन, ऐसे करके। थोड़ा सा मुझे और बताना पड़ेगा आपको, मैं एग्जैक्टली, क्योंकि सुपर नेशनल को अलग अलग तरीके, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा सकता है, किया जाता है, तो अपना कॉन्टेक्स्ट मैं नहीं बता रहा हूँ। ओके सर, ठीक है। अच्छा, कल की क्लास के लिए एक तो 8 बजे से वो जो हमारा सशक्तिकरण संवाद होता है वो होगा, और मेरे ख्याल से दीपक उसके लिए कुछ विशेष चीजें करने जा रहे हैं, आपके साथी हैं, तो आप लोग जरूर उसके में जुड़े। दूसरा, कल क्लास जो है 10 बजे वो उद्यमिता वाली होगी, और कल क्लास मैं ही लूंगा, तो आप लोगों से सभी से अनुरोध रहेगा कि कल आप जुड़े। हम अपनी पॉलिटी की क्लास अगले किसी दिन में कर लेंगे, ठीक है? ओके ओके सर। अब टाइमिंग क्या रहेगा क्लास? 10 बजे क्लास का टाइम 10 बजे रहेगा, और लिंक ये वाला जो हमारा रेगुलर लिंक है ये ना रह के वो वाला लिंक काम करेगा, वो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है? ओके सर। ओके, चल बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।